गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के हम अपने इस वीडियो में आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर से एक नया टॉपिक उठाया है, वो है संकुलन क्षमता। यानी संकुलन क्षमता हम किसे कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। संकुलन क्षमता, इस चीज को थोड़ा समझना ध्यान से। एक इकाई कोशिका के अंदर कितने कण उपस्थित हैं या कणों द्वारा जो आयतन घेरा गया है वह कितना है, वह उस इकाई सेल की संकुलन क्षमता कहलाती है। माने किसी कण या गोले द्वारा एक इकाई कोशिका के अंदर घेरा गया कुल आयतन का कितना परसेंटेज है, और जितना आयतन उसके द्वारा घेरा गया है वह उस कण की संकुलन क्षमता कहलाती है। मीन्स क्या हुआ कि अगर हम बात करें एक इकाई सेल की, यहां पर आप उसकी परिभाषा देख सकते हैं, कणों या गोलों द्वारा घेरे गए आयतन और एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। मीन्स अगर एक एकक कोशिका का 100% आयतन है तो इन कणों द्वारा उस कोशिका के अंदर कितना आयतन घेरा जाएगा उस एकक कोशिका के अंदर। मीन्स अगर हम एक बात बता दें आपको कि हमने एक एकक कोशिका बनाई थी, सपोज करो ये एक एकक कोशिका है, इस एकक कोशिका में कोने पर क्या उपस्थित है? परमाणु उपस्थित है। ये देखो हमने परमाणु बनाए हैं आपके सामने, तो परमाणु कह दें, गोले कह दें, कण कह दें। इस प्रकार से तो ये सभी कण, जितने भी कण हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? स्पर्श करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक कण एक दूसरे को, सभी कण एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। मीन्स 4-4-8 बॉल ले लें और 8 बॉलों को आपस में चिपका दें तो वह एक कण की संरचना होती है। और उसके मध्य केंद्रों को अगर जोड़ दिया जाए तो वह इसका क्या कहलाएगा? एक घन का निर्माण करेगा। और वही घन जो उसके अंदर कितना पार्टिकल है कण का, वह आपको निकाल करके बताना होगा। सपोज करो कि ये कण के अंदर इकाई कोशिका के नहीं है तो इस भाग को हम क्या कर दें? मिटा दें, और जितना भाग अंदर रह जाता है वह उसका क्या कहलाएगा? देखना ध्यान से, इस प्रकार से। और इस कण का भी जो इधर की तरफ वाला भाग है वो भी मिट जाता है, इतना ही भाग बचता है। तो कण के अंदर कितना भाग बचता है? तो अब हम बात करते हैं संकुलन क्षमता की। तो कॉर्नर पर जो कण होता है, मान लो ये एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर एक गोला या कण उपस्थित है, तो इस गोले के अंदर की तरफ से कितना भाग इस कण के अंदर रह रहा है? जितना भाग है अंदर, उतने भाग का ही हम आयतन उस इकाई सेल के अंदर देखते हैं। तो एक इकाई सेल के अंदर कितने कण उपस्थित होते हैं वह हम संकुलन क्षमता द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। और जितना आयतन उस कण द्वारा एक इकाई सेल में घेरा जा रहा है वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। सपोज करो यहां पर आपके सामने ये जो गोले बनाए हैं 4, इन 4 गोलों में पीछे की तरफ देखें तो 4 गोले और होंगे। अब इन 4 गोलों में अगर ए और बी कण को हम देखें तो कण ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ए है। और इन गोलों की जो त्रिज्या है वो कितनी है? आर है। इन गोलों की त्रिज्या के आधार पर अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं? प्रत्येक गोले या कण का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? माने संकुलन क्षमता है तो हम क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? अब होता क्या है, प्रत्येक गोले यानी कण द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है वो कितना घेरा गया है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि इकाई सेल में कणों की संख्या गुणा कण का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। माने ये जो सूत्र लिखा है, इकाई
या संकुलन क्षमता का सूत्र है प्रत्येक गोले या कण द्वारा घेरा गया आयतन बटे इकाई कोशिका का कुल आयतन इंटू 100। तो इकाई सेल की कोशिका है उसमें कणों द्वारा कितना आयतन घेरा जा रहा है। तो पहले तो ये पता हो कि इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी है और उसके कण का आयतन क्या है। तो कणों की संख्या और कण का आयतन टोटल क्या निकालेगा, प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन निकल करके आ जाता है। और इसी के आधार पर यहां मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते हैं हम लोग, 100 कर देते हैं। तो जो कणों की जो संख्या होती है इसको हम लोग जेड से डिनोट कर दें और एक कण का आयतन, चूंकि कण गोलाकार होता है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जितना क्षेत्र उसके अंदर होगा बटे क्या निकालेंगे इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल का आयतन क्या होता है आपको पता है, इकाई सेल जो होती है वो एक घन होता है। क्या होता है घन, जो घन का आयतन होगा वो इकाई सेल का आयतन होगा। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो यहां से एक संकुलन क्षमता का एक और सूत्र निकलता है। संकुलन क्षमता का मतलब क्या हुआ, संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाता है जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब। बात समझ में आई ना। तो यहां पर संकुलन क्षमता अगर किसी भी इकाई सेल की निकालनी है तो इसके द्वारा हम आसानी से निकाल लेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुने, हम क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हैं कि एकक कोशिका एक घन के आकार की होती है। मीन्स क्या हुआ, एक घन के आकार की है और इस घन के अंदर कितने कण उपस्थित हैं, मतलब इसका जो आयतन है वह आयतन कणों द्वारा, माने जो भी अवयवी कण हैं उनके द्वारा कितना आयतन घेरा जा रहा है। अगर वह आयतन जितना घेरा जाएगा, सपोज करो ये एक हमारा घन है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इस चीज को ध्यान से समझे। ये एक घन है और घन के प्रत्येक कोने पर क्या उपस्थित होता है, कण उपस्थित है। तो ये जो कण उपस्थित है इस कण में इसका अगर गोला बनाए, अगर ये कण गोले की तरह हो, ये देख लो इस प्रकार से, और ध्यान रखें कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को टच करता हो, तो ऐसी स्थिति में कणों के अंदर की बात, यानी कण किसके अंदर पाए जा रहे हैं, इस आयताकार बॉक्स के जो अंदर उपस्थित है उसके अंदर उसकी संकुलन क्षमता होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी। कितने उपस्थित हैं वो हम निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, संकुलन क्षमता द्वारा। कैसे निकाल सकते हैं, इकाई सेलों में कणों की संख्या गुणा कण का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन इंटू 100। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इकाई सेल की क्या निकाल सकते हैं, संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं संकुलन क्षमता के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं कि विभिन्न सरल इकाइयां जो होती हैं, आपकी इकाई सेल होते हैं, उनके आधार पर संकुलन क्षमता अलग अलग प्रकार की है। जैसे हमने आपको बताया था घनी इकाई सेल और फलक केंद्रित घनी इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल में जो आपको दिखाया था एंड सेंटर्ड सेल थी, उनके आधार पर भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं प्रत्येक की। तो घनी इकाई सेल क्या था, सिंपल क्यूबिक सेल है, उसमें केवल कोनों पर उपस्थित कण होते हैं, इसलिए उस घनी इकाई सेल में हम क्या निकालते हैं, उसकी संकुलन क्षमता निकालते हैं। तो कैसे हम उसकी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, तो इसको देखिए, माने घनी इकाई सेल की संकुलन क्षमता क्या है, इस इकाई सेल में परमाणु केवल कोनों पर होते हैं। ये तो हम पहले भी जानते हैं कि जो सिंपल घनी इकाई सेल होती है उनके परमाणु कहां पर होते हैं, कोने पर होते हैं, और प्रत्येक कण एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यानी जो अगर हम यहाँ पर वो 3D स्ट्रक्चर आपके सामने स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। ये 4 गोले हैं जो आपको फ्रंट में दिख रहे हैं, लेकिन 4 गोले इसके पीछे भी होंगे इस प्रकार से। तो ये क्या करेंगे, यहां ये घन बनाने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से, बना रहे हैं घन की नहीं बना रहे, देखो ये इस प्रकार से, देखो घन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो घन बना है इसके अंदर की तरफ जो कण उपस्थित है वो इस आयतन में कितना स्थान अपना बना रहे हैं, या इसके अंदर, इस आयतन के अंदर कितना स्थान घेर रहे हैं। तो हम एक सिंपल या सरल घनी इकाई सेल में हम इसको निकाल सकते हैं।
तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग सरल घनी इकाई सेल की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो सरल घनी इकाई सेल की संकुलन क्षमता को ज्ञात करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि किसी एक कण का कितना भाग उस केंद्रीय या घनी इकाई सेल के अंदर होगा। ठीक है ना। ध्यान से देखें कि अगर किसी गोले या कण की बात करी जाए तो कण का ये मध्य केंद्र बिंदु है और ये कोई एक इकाई सेल है, तो इसका केवल कोना भर ही अंदर होता है, बाकी ये किसी और घनी इकाई सेल से जुड़ा हुआ होगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे दो बॉक्स हैं, ऐसे आपस में परस्पर जोड़ दो घन के तरीके से और दो बॉक्स ऊपर रख दो घन के तरीके से, तो किसी एक कण को आप देखेंगे तो एक कण अपने आसपास चार घनी इकाई सेल से घिरा होगा। अर्थात वह कितना भाग अंदर रखे हुए है, यानी इस घनी इकाई सेल का या किसी कण का एक घनी इकाई सेल में मात्र 8वां भाग अंदर होता है। कितना भाग अंदर होता है? 8वां भाग मीन्स क्या? 1/8 भाग अंदर होगा, बाकी नहीं होगा। टोटल कितने कोने होते हैं? 1/, मतलब टोटल 8 कोने होते हैं घनी इकाई सेल में। तो देखिए घनी इकाई सेल में हम किसी कण की संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। तो सरल घनी इकाई सेल में अगर हम देखें तो एक कण के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? r। तो दो कणों के बीच की दूरी कितनी होगी? a। और जिसे हम लोग अगर दूरियों से नापे तो क्या निकल सकता है? 2r। मतलब क्या हुआ? क्योंकि कण और गोले में कोई यहां पर विशेष अंतर नहीं रखा गया है, कण एक गोले की तरह है। और हम जानते हैं कि घनी इकाई सेल की संकलन क्षमता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? इकाई सेल में कणों द्वारा घेरा गया आयतन। तो एक कण है जो इतना बीज घेरता है, माने यही वही बात आ गई ना कि जैसे हमने यहां पर बताया था कि ये गोला है और गोले के इस केंद्र के भाग से अगर जोड़ा जाए तो दूसरे गोले का जो स्पर्श बिंदु होगा वो यही तो होगा, इस प्रकार से। तो ये जो दो गोले हैं उनमें से इतना भाग केवल इसके अंदर है और इसका भी कितना? इतना भाग केवल अंदर है, बाकी इसका भाग क्या है? वो दूसरी इकाई सेल से जुड़ा होगा। लेकिन इस इकाई सेल में कितना भाग है? तो अगर हम देखें कि ये बिंदु से ये बिंदु के बीच गोले की टोटल त्रिज्या कितनी हो सकती है? 2r, क्योंकि यहां से यहां कितनी ले ली? r, तो ये कितनी होगी? 2r। तो a बराबर जो हो गया वो कितना हो गया? आपका 2r। तो कण के गोले की जो त्रिज्या है वो हमारी क्या है? r है। और कण एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ये दोनों कण कैसे एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं। अतः a बराबर कितना हो जाएगा? यानी ये जो पूरी टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 2r की। और सेल में कणों की संख्या कितनी है? तो कणों की संख्या आपको पता है किसी गोले का 8वां भाग ही उसमें है और टोटल कोने कितने हैं? 8। तो 8 गुणा 1/8 बराबर कितना आएगा? 1। यानी एक सरल घनी इकाई सेल में किसी कण का केवल कणों की संख्या जो होती है वो केवल कितनी होती है? 1, क्योंकि उस कण का पूरा भाग उसमें नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कणों की संख्या यहाँ पर इकाई सेल में कितनी निकल करके आ रही है? 1। और इकाई सेल में कण का आयतन कितना होता है? तो इकाई सेल का आयतन कैसे निकालेंगे? तो कण का आयतन की बात करें, ये गोले का आयतन, तो उसके हिसाब से हमने क्या निकाला? 4/3 πr³ और मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि कण में कितने हैं? एक सरल घनी इकाई सेल में कण की संख्या कितनी निकल करके आई? 1। तो एक इकाई सेल होने की वजह से हमने क्या कर दिया? उसका मल्टीप्लाइड कर दिया, अर्थात यही बना रहा 4/3 πr³। तो घनी इकाई सेल का आयतन क्या होगा? अब घनी इकाई सेल माने ये घनी इकाई सेल है, घन होता है आपका, तो घन का आयतन क्या होता है? बोलिए। घन का आयतन होता है a³। इसको ध्यान से देखें जरा, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहां पर a³ लिया गया है तो यहां पर कितने लिए? 2r लिए गए हैं और 2r बराबर मतलब क्या हो जाए? 2r³। तो 2r³ यहां पर मिलेगा आपको। तो अब आगे क्या करेंगे? संकलन क्षमता। और संकलन क्षमता क्या निकालेंगे? इकाई सेल के कणों द्वारा घेरा गया आयतन। इकाई सेल के कणों द्वारा घेरा गया आयतन वो क्या है? घनी इकाई सेल के आयतन के अनुपात का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4/3 πr³ है उसके बटे हम लोग क्या कर लें?
घन का आयतन निकाल लें। और घन का आयतन हमारा जो दिया गया है उसमें हमने वैल्यू रख दी है कितना, इसका जो टोटल हम लोग निकालेंगे इसका क्यूब निकल के आएगा, तो वो कितना निकल के आएगा 8r³। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लिया 8r³। तो r से r कैंसिल हो जाएगा और इसको काट लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 8×3 24 और 4×6 24। तो क्या कर लिया हमने, इसको इसका मल्टीप्लाइड इससे और 4 का इससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा π/6 × 100। और पाई की वैल्यू लिख लेंगे 3.141 और उसमें कितने का भाग दे देंगे 6 का भाग दे देंगे। तो टोटल आपके पास जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 52.35%, या फिर इसी को सरल अंकों में लिख लें तो 52.4% भाग कणों द्वारा घेरा गया है। तो सरल घनी इकाई सेल में जो कणों द्वारा भाग घेरा जा रहा है वो कितना घेरा जा रहा है 52.4% भाग कणों द्वारा घेरा जा रहा है। तो शेष रिक्त स्थान कितना रह जाता है बोलो 47.6% जो है वो कैसा रह रहा है आपका रिक्त रह रहा है। तो किसी भी सरल घनी इकाई सेल में जो कणों द्वारा आयतन घेरा जा रहा है उसकी संख्या आपके पास कितनी है 52.4, यानी 52.4% घेरा जा रहा है। तो खाली कितना बच रहा है 47.6% जो है वो खाली रहता है। तो यह एक सरल घनी इकाई सेल में कणों की संख्या के आधार पर कितना भाग कणों द्वारा घेरा गया वह आपने जाना। ठीक है, आगे और प्रकार है उसके बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप ये नोट कर सकते हैं